नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद सभी साथियों को। और हमारे वो साथी जो यूपीपी री एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही जोरों से जुटे हुए हैं, उन सभी साथियों के लिए रिवीजन महा क्लास का आज डे 2 यानी कि दूसरी क्लास है। और आप सबको मेहनत से पढ़ते रहना है, क्योंकि क्या है, आपका एग्जाम जो है 23, 24, 25, 30 और 31 डेट में होने वाला है। और मात्र 20 से 22 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। जल्द ही आप सबके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और आप सब क्या है, रिवीजन करिए। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो रिवीजन करिए। और इसी सीरीज में हम आपके लिए एक रिवीजन की महा क्लास लाए हैं। इसमें आपका रीजनिंग का जितना भी आपका सिलेबस है यूपीपी का, वो हम कोशिश करेंगे पूरा एक तरह से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, वो आपको जो क्रीम है आपके कोर्स की, जो आपका क्वेश्चंस की क्रीम है, वो हम आपको क्या करें, आपको तक पहुंचा सके। तो इसी सीरीज की आज अपना डे 2 है, यानी कि आज दूसरी क्लास है। और हमारे सभी साथी वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस हमें आपसे यही चाहिए है। और जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, वो उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेट करेगा कि आपके लिए हम और मजबूती से और मेहनत से क्या है, आपके लिए काम करें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करा सके। तो आज की क्लास के लिए समय नहीं वेस्ट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि आप सबका ये जो 20 से 22 दिन का समय है, ये बहुत ही कीमती है। क्योंकि ये समय शायद दोबारा वापस ना आए, क्योंकि पता चला अगली बार जब तक वैकेंसी आए दोबारा से, तब तक पता चला आप ओवर एज हो चुके हो। और सरकार का तो आप देख ही रहे हैं कि क्या रवैया है। तो इसलिए आप सब मेहनत से पढ़ते रहिए, और हमें उम्मीद है जो भी मेहनत करेगा वो सक्सेस पक्का, यानी कि सफल पक्का होगा। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे और देखेंगे। आज की क्लास में 30 क्वेश्चन है। पहले हम 30 क्वेश्चन देखेंगे और उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन को देखेंगे, और इस तरह से देखेंगे ताकि 30 क्वेश्चन के अंतर्गत हमें 100 क्वेश्चन मिले। क्या आपको देखने में 30 क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन आप मान के चलिए आपके लगभग 100 क्वेश्चन जो है क्या होंगे, आपके कंप्लीट होंगे, आपके रिवाइज होंगे, आपके क्या होंगे, तैयार होंगे। कितने, 100 क्वेश्चन के आसपास। तो आधे घंटे 40 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन अगर आपको हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि वहां से अगर 5% भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आप 100 में से 5 क्वेश्चन, फिर यानी कि 40 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सब बिल्कुल जुड़े रहिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें कि पहले क्वेश्चन से 30वें क्वेश्चन तक क्या है आपका पूरा और डिटेल में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे आज का अपना हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष का हिस्सा, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? बैंगनी, धूसर, नारंगी या फिर लाल। आप सबको पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में होते हैं टोटल 7 रंग। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने होते हैं? 7 रंग। अब बात ये, इंद्रधनुष बनता कब है? अब आपने देखा होगा कि एकदम बहुत तेज, खूब तेज से बारिश हो रही है, बहुत देर तक बारिश हुई है, और फिर बारिश होने के जस्ट तुरंत बाद एकदम से बहुत तेज से धूप निकल आती है। कितनी, बहुत तेज से धूप निकल आती है। तो उसपे क्या होता है, जो धूप का जो रिफ्लेक्शन होता है, वो जो आपकी बारिश की जो छोटी छोटी बूंदे होती है, वो बहुत सारा जब रिफ्लेक्शन जो उन बूंदों से होकर के फिर से आकाश में पहुंचता है, तो क्या है आपका एक इंद्रधनुष, यानी कि एक आर्क, आर्क की तरह से क्या है, बन जाता है। तो इंद्रधनुष है क्या? इंद्रधनुष जो है आपका एकदम से बहुत तेज बारिश के बाद में एकदम से सूर्य का निकलना, और सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या होता है आपका, रिफ्लेक्ट होकर के, कौन सी, जो बारिश की बूंदे हैं छोटी छोटी, उनसे जो रिफ्लेक्ट होकर के जो कलर प्रोवाइड कराते हैं, वो क्या होता है, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष में टोटल कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। कौन से? 7 कलर्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, और यूपीपी नहीं, यूपीएसआई का ये प्रश्न, यूपीएसआई में ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया। देखिए पहला है लाल, लाल, हरा, नीला, पीला, लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, बैंगनी, छठा है आपका वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो,
इंडिगो और वायलेट, इंडिगो और वायलेट। इंद्रधनुष में कितने आपके कलर होते हैं? 7। कौन कौन से? लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, इंडिगो और वायलेट। आपको याद रखना है 7 कलर होते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी और इंडिगो और वायलेट। तो इनमें से कौन सा आपका हिस्सा नहीं है? बैंगनी तो है, नारंगी भी है, धूसर लाल भी है। तो आपका जो ऑप्शन बी है धूसर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। जो धूसर है वो कलर जो है हमारे इंद्रधनुष के रंगों का हिस्सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है यशदीकरण यानी कि गैल्वनाइजिंग। क्या? गैल्वनाइजिंग एक प्रक्रिया। क्या? गैल्वनाइजिंग जो है वो क्या है? एक प्रक्रिया है। यशदीकरण हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं गैल्वनाइजिंग। तो गैल्वनाइजिंग क्या होता है? जैसे आपका जो जो होता है लोहा। क्या? लोहा। तो लोहे पे आपने देखा होगा कि जब वो पड़ा रहता है तो उसमें क्या है, उसमें लग जाती है जंग। क्या लग जाती है? जंग। और लोहे को क्या करती है? गला देती है। तो यस्त्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसके ऊपर, जो लोहे के ऊपर क्या है, एक परत लगा दी जाती है। इससे क्या है, उसका यस्त्रीकरण यानी कि गैल्वनाइजिंग प्रक्रिया जो के द्वारा क्या है, आपका जो लोहे का जो क्षरण होता है, लोहा जो जिसपे जंग लगती है, उससे क्या है, उसको रोका जाता है, यानी कि उस लोहे के ऊपर जंग नहीं लगती। तो प्रक्रिया क्या है आपको ये बताना है। Fe पर Zn की परत, Fe पर Ai की Al की परत, Zn पर Fe की परत, Fe पर Cu की परत, यानी कि लोहे पर जिंक या फिर जस्ते की परत, लोहे पर एल्युमिनियम की परत, जिंक पर लोहे की परत या फिर लोहे पर Cu की परत। आपको ये बताना है गैल्वनाइजिंग है। पहले तो हमने आपको बताया लोहे पर, तो आपको देखिए लोहे पर ये लगाया जाता है। तो Zn तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जिंक पे लोहे की परत है, ऐसा नहीं। तो हमें लोहे की जो जंग लगने के लिए किसकी परत का इस्तेमाल किया जाए, तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए आप किसकी परत चढ़ाते हैं, उस पर किसका लेपन करते हैं, तो वो होता है आपका जस्ता यानी कि जिंक। क्या होता है? जिंक। तो लोहे पर जिंक की या फिर जस्ते की परत चढ़ाने से क्या होता है, ये प्रक्रिया कौन सी हो जाती है? यशदीकरण। और इससे क्या होता है, आपका जो लोहे में जंग लगती है, लोहे का जो क्षरण हो जाता है जंग लगने से, तो वो क्या है, वो बच जाता है और वो नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 है श्री जयवर्धनपुरा कोटे किस देश की राजधानी? श्री जयवर्धनपुरा कोटे किस देश की राजधानी है? आपको ये बताना है। भूटान की, बांग्लादेश की, म्यांमार की या फिर श्रीलंका की। देखिए पड़ोसी देश आपसे पूछे जाएंगे, उनकी राजधानी और उनके राष्ट्रपति, उनके जो बड़े बड़े शहर हैं, वो आपको ये सारी चीजें क्या है पता होनी चाहिए। तो भूटान की राजधानी क्या है आपको बताना है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी क्या है आपकी? ढाका। क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और म्यांमार की राजधानी पहले क्या थी? रंगून। और अब क्या है? यांगून। अब क्या है आपकी? नापिता। नापिते। नापिता या नापिते क्या है आपकी? म्यांमार की राजधानी है। और जो श्री जयवर्धनेपुर कुट्टे है, ये आपकी कहाँ की है? श्रीलंका की राजधानी है। कहाँ की? श्रीलंका की राजधानी। तो अब देखिए भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है, म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है, श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है। और भारत का पड़ोसी देश कौन है आपको बताना? सबसे हमारा खास पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान। और कौन सा है? अफगानिस्तान। और कौन है? अफगानिस्तान है। और इसके अलावा में कौन है? मालदीव्स भी है। कौन सा? मालदीव्स भी है। मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है। चाइना भी है यानी कि चीन, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। तो आप बताइए पाकिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी क्या है और चीन की राजधानी क्या है? ये पांचों क्या है आप रिवाइज करेंगे, आप देखेंगे और कमेंट बॉक्स में इनका टाइप करेंगे। अब पाकिस्तान से दो क्वेश्चन बहुत प्यारे बनते हैं कि पाकिस्तान में अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री है वो कौन बने हैं, पाकिस्तान के नए पीएम कौन बने, क्योंकि वहां पे अभी चुनाव हुए थे जिसमें इमरान खान हार गए और इमरान खान को जेल वेल में डाल दिया गया। आपको पता होगा अगर आप थोड़ा सा करंट से भी अवेयर रहते हैं। तो पाकिस्तान के नए पीएम बने हैं, इनका नाम क्या है? पहले कौन थे? पहले वर्तमान में है आपके नवाज शरीफ के भाई, कौन? शहबाज शरीफ। कौन? शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। एक तो ये हो गया आपका पाकिस्तान से लेटेस्ट क्वेश्चन और ये करंट का भी क्वेश्चन।
एक और एक क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो वो है आपकी, और वो बनी कहाँ के, जो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है वहां की पहली महिला मुख्यमंत्री, पूरे पाकिस्तान देश में पहली बार महिला मुख्यमंत्री जो है बनी है, वो कौन है? महिला सीएम, पहली महिला सीएम ये है पाकिस्तान के लिए, और वो किस प्रांत की है? पंजाब प्रांत की, और उनका नाम क्या है? मरियम नवाज। कौन? मरियम नवाज, मरियम नवाज। और ये जो है आपके नवाज शरीफ की बेटी है, यानी कि शहबाज शरीफ की क्या है? भतीजी है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री चाचा है, और भतीजी क्या है? आपकी सीएम है, कहाँ की? पाकिस्तान के पंजाब। तो ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान की पहली महिला सीएम, पाकिस्तान की पहली महिला सीएम कौन बनी? नवाज शरीफ, पंजाब प्रांत की। और वर्तमान में जो अभी नए प्रधानमंत्री बने वो कौन है आपके? शहबाज शरीफ। बाकी ये चार जो ऑप्शन है, तो चार जो आपके जवाब हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव और चीन, इनकी राजधानी जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस रैंक का अधिकारी उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख? यानी कि जो पुलिस बल होता है हमारा, जिसकी आप जॉब के लिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, तो उस आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा जो अधिकारी होता है जो हमारे प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है? सहायक उप निरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक, या फिर पुलिस आयुक्त? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका पुलिस महानिदेशक। क्या? पुलिस महानिदेशक। ठीक है, तो ये आपका क्या है? जवाब हो जाएगा। और ये क्या होता है? पुलिस महानिदेशक जो होता है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस बल का प्रमुख होता है। क्या होता है? पुलिस बल का प्रमुख होता है कौन? पुलिस महानिदेशक। अब आप बताइएगा यूपी का पुलिस महानिदेशक है कौन, वर्तमान में कौन है? ये आप जो है क्या करेंगे, अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? राजा चेलिया समिति, डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति, नरसिम्हन समिति, या फिर उदय कोटक समिति? अब आपको बताना है कि जो कौन सी समिति है जिसने क्या हुआ था, बैंकिंग सुधारों पे, बैंकिंग सुधारों की क्या दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, यानी कि सिफारिश दी थी कि भाई बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको आगे जाना है, बैंक्स को और आपको मजबूत करना है, तो आपको क्या करना होगा, इन सुधारों को क्या है आपको अप्लाई करना होगा, नहीं तो आप जहां हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, तो कौन है समिति, ये आपको बताना है। पहली है राजा चेलिया समिति, दूसरी है डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति, तीसरी है नरसिम्हन समिति, चौथी है उदय कोटक समिति। आपको बताना है कौन सी समिति है जिसने आपके भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों को संबंधित है, ये बताना। तो पहली आपकी राजा चेलिया समिति, दूसरी डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अब ये तो आपको याद होगा, ये किस समिति के अध्यक्ष है? ये है आपकी एनईपी 2020, एनईपी 2020। अब एनईपी क्या मतलब है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इन इसी समिति के सिफारिश पर बनी थी। क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसकी जो 2020 में आपकी आई है एनईपी, वो जो है आपके डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिशों पर आई है। अब अगली है राजा चेलिया समिति। क्या? राजा चेलिया समिति। इस समिति, ये समिति का गठन हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। और ये किसके चीज के लिए? कर सुधार से संबंधित है। किससे? कर सुधार से संबंधित है। अब यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ और याद रखनी, जो राजा चेलिया है इन्हें जो है कर सुधारों का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर सुधारों का पिता। क्या? कर सुधारों का पिता किसे कहते हैं? तो कर सुधारों का पिता कहते हैं आपका राजा चेलिया को। क्या कहते हैं? राजा चेलिया को हम कर सुधारों का पिता भी कहते हैं। और जो राजा चेलिया समिति है ये 1991 में आई थी, और इसने क्या किया था, ये कर सुधारों से संबंधित थी। अब जो आपकी आ गई नरसिम्हन समिति। क्या? नरसिम्हन समिति ये आई थी आपकी 1991 में, और यही आपका सही जवाब है। ये किससे संबंधित थी आपकी? ये थी आपकी भारत में
बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित थी। आपकी कौन सी? नरसिम्हन समिति। आपकी जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी बात। अब एक और लिखा हुआ है ऑप्शन डी पे है उदय कोटक समिति। क्या? उदय कोटक समिति। अब इस समिति को जो गठित किया था, इसका जो गठन हुआ था वो किसने किया था? सेबी ने। SEBI किसने किया था? सेबी ने। सेबी ने किया था। अब ये किया क्यों था? जो हमारा कारपोरेट है, कारपोरेट संचालन में सुधार के लिए, किसमें? कारपोरेट में कारपोरेट संचालन कारपोरेट संचालन के सुधार के लिए क्या किया गया था? इस समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था उदय कोटक समिति का। और इस जो उदय कोटक समिति, इसका जो आपका गठन है ये किसने किया था? सेबी। अब बात आती है आपको सेबी भी पढ़ना है। आप देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलने चाहिए, तभी क्या है एक चेन बनेगी। जैसे एक क्वेश्चन उसमें से दो क्वेश्चन है, अब उन दो क्वेश्चन में से फिर से दो में से दो दो बन गए तो कितने हुए? दो दो चार, तो छह, एक सात। अब पता चला उनमें से भी एक एक निकाल लोगे तो आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में जो सिलेबस है उसमें आपका नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आप भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या? सेबी। क्या है? सेबी। इसकी फुल फॉर्म जब भी पूछेगा तो इंग्लिश में ही पूछेगा, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो मुख्यालय इसका कहां पर? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। मुख्यालय इसका कहां पे? आपका मुख्यालय है मुंबई में। और अगर यहाँ पे हेड की बात करेंगे यानी कि चेयरमैन की बात करेंगे, वो कौन है? चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है इसकी माधवी पुरी बुच। कौन? माधवी पुरी बुच। माधवीपुरी बुच जो है वो क्या है? इसकी चेयरमैन। किसकी? सेबी की। अब बात आती है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको बताना है। और इससे भी तगड़ा क्वेश्चन ये है कि पूछता है सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो सेबी की जो स्थापना है ये आपकी नरसिम्हन समिति की ही सिफारिश पर हुई थी। किसकी? नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। किस पे? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेबी की जो स्थापना है वो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और ये आप इसकी स्थापना होती आपकी कब? 1988 में। कहां पे? 1988 में। 1988 में स्थापना होती है, लेकिन नरसिम्हन समिति की सिफारिशें आती है बाद में 1992 में। ये भी आपको याद रखना है, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा कि सेबी की स्थापना 1988 में, सेबी का किस समिति की सिफारिश पर सेबी का स्थापना की गई, तो वो नरसिम्हन समिति है आपकी। इसकी वर्तमान चेयरमैन माधवीपुरी बुच है। और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? मुंबई में है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आपकी एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इतनी चीजें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा, तारों का वह समूह जिसका पहचानने योग्य समूह होता है वो कौन है? तो ये होता है आपका धूमकेतु, तारामंडल, मेटियोराइट या फिर उल्कापिंड। तो ये हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? तारामंडल। यानी कि तारामंडल में क्या है? बहुत सारे तारे होते हैं। तारों का क्या होता है? एक समूह होता है जिसे हम पहचान सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब। अगला प्रश्न 2024 का प्रित्जर पुरस्कार किसने जीता है? किसने प्रित्जर पुरस्कार किसने जीता है? केंजो टांगे ने, रिकेन यामामोटो ने, टॉम वेल्थ ने, या फिर इनमें से कोई ने? अब देखिए जो ये आपका प्रित्जर पुरस्कार है ये आर्किटेक्ट का नोबेल कहा जाता है। इसे क्या? आर्किटेक्ट का
आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा, आर्किटेक्ट का नोबेल भी इसे कहा जाता है, आर्किटेक्ट का नोबेल भी इसे कहा जाता है। और ये जो है आपका आर्किटेक्ट क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इसका नाम क्या है, प्रित्जर पुरस्कार। और ये प्रित्जर पुरस्कार 2024 के जो है वो दिए जा चुके हैं। और ये किसको दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है रिकेन यामामोटो को। किसको, रिकेन यामामोटो को ये पुरस्कार जो है आपका दिया गया है। सही जवाब आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति, सही है। अनुच्छेद 53 संघ का कार्यकारी अध्यक्ष, ये भी सही है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी सही है। और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है, एक भी गलत नहीं है। आप ई वाले ई एक ऑप्शन बना लीजिए और लिख दीजिए सभी सही है, सभी सही। तो आपका ई वाला ऑप्शन हो जाएगा सभी सही है। तो अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति की चर्चा है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति जो संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव है। और अनुच्छेद 55 में आपका क्या है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव की पद्धति क्या होगी। आपको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति के आधार पर होता है, ये आपको बता। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखिए, मयूर जो है ये तो आपका ब्रज क्षेत्र का है, आपको नो डाउट ये आपका सही है। कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का। दीवारी पैडंडा या दीवारी पाई डंडा, दोनों लिख के आता है, दीवारी पैडंडा या फिर दीवारी पाई डंडा, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। जोगनी ये आपका अवध का है। कठघोड़वा जो है ये आपका सोनभद्र का न होकर के कहाँ पे है, तो जो कठघोड़वा है ये आपका है पूर्वांचल का। कहाँ का है, पूर्वांचल का। कहाँ का है, पूर्वांचल का। ये आपका नृत्य है, ये आपको याद रखना है, पूर्वांचल का ये आपका नृत्य। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण नृत्य है, वो आप देख लीजिए। जैसे आपका धुरिया नृत्य, कौन सा, धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य आपका है बुंदेलखंड का। कहाँ का है, बुंदेलखंड। धुरिया नृत्य आपका बुंदेलखंड का है। राई नृत्य, और राई नृत्य को ही क्या कहते हैं, मयूर नृत्य कहते हैं। जो मयूर ये नृत्य है इसे हम क्या कहते हैं, राई नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राई नृत्य, राई नृत्य भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है आपका, मयूर नृत्य या फिर राई नृत्य, ये कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। अगला एक और है आपका लठमार दिवाली। तो लठमार दिवाली आप सबको पता है कहाँ पे खेली जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। लठमार होली वो आपकी ब्रज क्षेत्र की है, लेकिन लठमार दिवाली जो है ये आपकी कहाँ पे है, बुंदेलखंड क्षेत्र की। ये आपको याद रखेंगे, लठमार दिवाली बुंदेलखंड और लठमार होली आपकी ब्रज क्षेत्र। तो ये आपकी याद रखनी है। एक आता है आपका कलाबाजी नृत्य। कौन सा, कलाबाजी नृत्य, ये कहाँ का है, अवध क्षेत्र का है। कौन सा, कलाबाजी नृत्य, कलाबाजी नृत्य ये आपका है अवध क्षेत्र का। कहाँ का है, अवध क्षेत्र का। ठीक है। और एक देखिए, एक आता है चरकुला नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चरकुला नृत्य। कौन सा, चरकुला नृत्य। तो चरकुला नृत्य ये आपका कहाँ का है, ये आपका है ब्रज क्षेत्र का। कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का। ये चरकुला नृत्य आपका कहाँ का है, तो चरकुला नृत्य जो है आपका ब्रज क्षेत्र का है। विदेशिया नृत्य, कौन सा, विदेशिया नृत्य, विदेशिया नृत्य। कौन सा, विदेशिया नृत्य, ये कहाँ का है, ये आपका है पूर्वांचल का। कहाँ का है, पूर्वांचल का। विदेशिया नृत्य आपका पूर्वांचल का। एक है आपका घड़ा नृत्य, घड़ा नृत्य। कौन सा, घड़ा नृत्य। और घड़ा नृत्य आपका कहाँ का है, ये आपका कहाँ का, ब्रजभूमि का। कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का। कहाँ पे है आपका, ब्रज क्षेत्र का है। और देखेंगे एक है ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य। कौन सा, ख्याल नृत्य, ये आपका कहाँ का है, ये आपका बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। घोड़ा नृत्य,
एक है घड़ा नृत्य और दूसरा है घोड़ा नृत्य। कौन सा? घोड़ा नृत्य। ये भी आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है, ये आपको याद रखना है। और आपका एक दो और इंपॉर्टेंट है उनके देखिए, एक है आपका बढ़ैया नृत्य, बढ़ैया नृत्य। कौन सा है? बढ़ैया नृत्य। ये भी आपका बुंदेलखंड का है। और एक और लिख दीजिए, वो है आपका राहुला नृत्य। क्या? राहुला नृत्य। कौन सा नृत्य? राहुला नृत्य। और ये भी आपका कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। तो आपको ये इतने कुछ हमने महत्वपूर्ण जो आपके नृत्य थे ये हमने आपके लिखे हुए हैं। तो ये आप एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न आने की पूरी तरह से क्या है, संभावना है। और जिसको डिटेल में ये पढ़ना है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो हमारी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है उस पे आप जाकर के क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, पूरी क्लास आपको पड़ी हुई है। देखिए, आपका मयूर नृत्य या राई नृत्य का है? ब्रज क्षेत्र का है। दीवारी पैडंडा बुंदेलखंड क्षेत्र का है। जोगनी अवध का है। कठघोड़वा आपका पूर्वांचल का है। भुइया नृत्य बुंदेलखंड। कलाबाजी नृत्य अवध का है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र। विदेशिया नृत्य पूर्वांचल। खड़ा नृत्य ब्रज क्षेत्र। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड। बढ़ैया नृत्य बुंदेलखंड। और राहुला नृत्य आपका क्या है? बुंदेलखंड का नृत्य है। तो आप इतने जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद मौजूद हैं? आपको पता है कि हमारे जो भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इनमें से 8 जो है आपके उत्तर प्रदेश में पाए गए। कितने? 8 जो है आपके उत्तर प्रदेश में पाए गए। अब बात यह है, आपसे पूछता क्या है एग्जाम में, यहाँ पे तो चलो या तो आपसे नंबर पूछ लेगा, जैसे आपसे यहाँ पे नंबर पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आपके कितने महाजनपद, कितने महाजनपदों का क्या था? क्षेत्र था। तो वो हो गया आपका 8। अब आपसे पूछ लेता है उन 8 के नाम में से एक आपको नाम हटा देगा, कहेगा इनमें से कौन सा किस महाजनपद का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में नहीं था, या फिर क्या पूछता है, उसकी राजधानी पूछता है। उत्तर प्रदेश के जो 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए और क्या करिए, उनकी साथ में राजधानी लिख लीजिए। देखिए, ये महाजनपद हो गए, यहाँ पे लिखिए राजधानी, राजधानी और महाजन। पहला है आपका काशी। क्या है? काशी। इसकी राजधानी क्या थी? बनारस, बनारस। दूसरा है आपका वत्स, वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी आपकी? कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। तीसरा है आपका कौशल, कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी आपकी? श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। चौथा है आपका मल्ल। कौन सा? मल्ल गणराज्य या फिर मल्ल महाजनपद। और इसकी राजधानी क्या थी आपकी? कुशावती, कुशावती, या इसे क्या कहते हैं, ये आपका देवरिया में पड़ता है, देवरिया, कुशावती या फिर देवरिया। 5वें नंबर पे आपका आ जाता है पांचाल, पंचाल। क्या? पंचाल। पंचाल की राजधानी आपकी क्या थी? अहिच्छत्र या फिर काम्पिल्य, अहिच्छत्र या फिर काम्पिल्य, अहिच्छत्र या काम्पिल्य। और अगला आ जाता है आपका चेदी। क्या आ जाता है? चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद। और चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। क्या थी? शक्तिमती। क्या थी? शक्तिमती। अगला है आपका सूरसेन महाजनपद। कौन सा? सूरसेन महाजनपद। और इसकी राजधानी आपकी क्या थी? मथुरा। क्या थी? मथुरा। और 8वां है हो जाएगा आपका कंबोज। क्या? कंबोज महाजनपद। और इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी? हाटक। क्या थी? हाटक। तो आपने देखा क्या कि आपके 8 महाजनपद थे, उन 8 की राजधानी आपको एक बार रिवाइज करके जाना है, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है आपका एग्जाम में आ सकता है। काशी का बनारस, वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती, मल्ल का कुशावती, पंचाल का अहिच्छत्र या काम्पिल्य, चेद का शक्तिमती, सूरसेन का मथुरा और कंबोज का हाटक। तो ये आपके 8 महाजनपद जो थे कहाँ पे थे? उत्तर प्रदेश में थे और यानी कि उनका क्षेत्र जो था उत्तर प्रदेश में था। और उनकी राजधानी जो है हमने आपको बता दी।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के समय का दौरा किया? हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? इत्सिंग, फायान, वांगहुम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि जो आपका चीनी बौद्ध यात्री कौन था जिसने हर्ष के समय में दौरा किया था, वो कौन था? वो था आपका वेन सांग। क्या कौन था? वेन सांग। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है, और वो है क्या? वेन सांग। वेन सांग। तो वेन सांग जो है आपका, इसने जो है यात्री कहाँ का था? चीन का यात्री था, और इसने हर्ष के दरबार में क्या किया था? दौरा किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा आपका? वेन सांग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ये बताना। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में जो आपका है लोकसभा की सीटें हैं कितनी? 80। राज्यसभा की कितनी है? 31। और विधानसभा की कितनी है? 443। और आपकी विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? विधान परिषद की आपकी है 100। तो ये आपको याद रखना है, 80, 31, 443 और 100। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आपके 2024 में क्या हुआ है, 18वीं लोकसभा के चुनाव जो है कंप्लीट हुए हैं। तो यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड? नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? नहीं। सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड? क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो आपका धावन सोडा होता है, इसका आपका रासायनिक नाम होता है क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट। ये प्रश्न जो है आपका विभिन्न एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में कम से कम 20 बार पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला है, पवित्र स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पवित्र स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अयोध्या, बलिया, चित्रकूट या फिर सीतापुर? जो आपका नैमिषारण्य क्षेत्र है, ये आपका सीतापुर जिले में। कहां पर है? सीतापुर और हरदोई, जो हरदोई की जो सीमा है वहां पे है, लेकिन ये है कहां पे? आपका सीतापुर जिले में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद नहीं की थी? अब देखिए हमारे देश में क्या हुआ, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया, ये जो विद्रोह था इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ जयचंद या जयचंद जैसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को क्या किया, उनकी मदद की। किस चीज में? मतलब हम अपनी मदद ना करके, अपने देश के लोगों की मदद ना करके, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उन्होंने उल्टा क्या किया, अंग्रेजों की मदद की। पता चला जो अंग्रेज के जो खिलाफ लड़ रहे थे उनकी जानकारी उनको दे दी, जिससे क्या है उनको नुकसान हो चुका। और इस यही वजह थी कि अंग्रेज जो थे 1857 के जो विद्रोह था उसको दबाने में सफल हुए थे। तो देख लीजिएगा कौन कौन से घराने, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप देखिएगा किसने किसने गद्दारी की थी उस समय पे। ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर में एक सिंधिया लोग थे, उन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। अब सिंधिया, अब आप जानते होंगे सिंधिया लोगों के बारे में, राजस्थान में, तो ग्वालियर के हैं ये, राजस्थान ग्वालियर के सिंधिया। अवध की बेगम हजरत महल, तो इन्होंने साथ दिया था, इसलिए ये आपके सही जवाब नहीं होंगे। अवध की बेगम हजरत महल, इन्होंने जब साथ नहीं दिया था, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का सामना किया था। हैदराबाद के निजाम, इन्होंने भी साथ दिया था। भोपाल की सिकंदर बेगम, इन्होंने भी क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। आपको याद रखना है ग्वालियर के सिंधिया,
हैदराबाद के निजाम, भोपाल की सिकंदर बेगम, इन लोगों ने क्या किया था, 1857 के विद्रोह में अपने देशवासियों का साथ न देते हुए क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? कौन सी? वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई, ये आपको बताना। 2012-13 में, 2014-15 में, 2016-17 में, या फिर 21-22 में? तो ये वाला जो पुरस्कार है कौन सा, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, तो ये शुरू हुआ था आपका सन 2012-13 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, और 17 है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई? मुजफ्फरनगर और झांसी, इलाहाबाद और झांसी, रायबरेली और लखनऊ, या फिर मुजफ्फरनगर और मेरठ? यानी कि मुजफ्फरनगर, इन क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में क्या है, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो हमने आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में क्लास पढ़ी है उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, उसमें देखिएगा जाकर के, उसमें हमने पढ़ाया है जो आपकी लाल मिट्टी क्षेत्र है वो आपका इलाहाबाद और झांसी का क्षेत्र का है पड़ता है। इलाहाबाद और झांसी का क्षेत्र जो है आपका, यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आप ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है? यानी कि जैसे हमारे यहाँ असम राइफल्स है, आरपीएफ है, आपका सी क्या है, सीआरपीएफ है, और आपका कौन सा है, आपका बॉर्डर बीएसएफ है। तो इनमें से कौन सा जो अर्धसैनिक बल है वो सबसे पुराना है, ये आपको सबसे पहले आप देखेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी कि सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीमा सुरक्षा बल, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ। और असम राइफल या फिर कमांडो बटालियन का रिजोल्यूट एक्शन। तो इसमें सबसे पुराना जो है वो आपका है कौन सा, असम राइफल। क्यों? इसे जो है अंग्रेजों ने इसको, इसकी स्थापना की थी कब, 1835 में। कब की थी, 1835 में। जबकि जो सीमा सुरक्षा बल है, यानी कि जो बीएसएफ है, बीएसएफ की आपकी होती है स्थापना कब होती है, ये होती है 1965 में। कब होती है, 1965 में। और आपका जो सीआरपीएफ है, इसकी स्थापना आपकी हो जाती है 1939 में। कब हो जाती है, 1939 में जो है आपका इसकी स्थापना होती है। अब बात आती है इनके आपसे मुखिया, जो मुख्य है वो पूछते हैं। तो सीआरपीएफ का वर्तमान में मुख्य कौन है, सीआरपीएफ के मुख्य अनीश दयाल। कौन है, अनीश दयाल। कौन है, अनीश दयाल। अनीश दयाल। असम राइफल्स के कौन है, आपके प्रदीप चंद्र नायर। कौन है, प्रदीप चंद्र नायर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। कौन, प्रदीप चंद्र नायर जो है ये आपके क्या है, असम राइफल्स के जो है हेड है, प्रदीप चंद्र नायर। और अगले हैं आपके नितिन अग्रवाल। बीएसएफ के कौन है, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल, ये आपके क्या है, सीमा सुरक्षा बल, यानी कि बीएसएफ के क्या है, आपके हेड है। तो ये आपको इतना याद रखना। अगला प्रश्न है, 2011 में भारत में शहरीकरण का स्तर क्या था, ये आपको बताना। 2011 में शहरीकरण का स्तर क्या था? तो इसमें आप देखेंगे 28.5%, 31.16%, 35.16%, 45.16%। इसमें देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 31.16%। 2011 में जो जनगणना हुई थी, सेंसस था, आपके एग्जाम के लिए सेंसस जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने पूरा उत्तर प्रदेश और भारत का सेंसस जो है आपकी क्लास में करवाया है। तो अगर आपके पास टाइम हो, आधे घंटे से 40 मिनट की वो वीडियो है, एक बार आप उसे देख लीजिएगा। गारंटी देता हूं कि 1 से 2 प्रश्न आपके वहां से पक्का फंसेंगे। ठीक है, तो आपको वहां से देख लेना। और इस प्रश्न का जो जवाब है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य वर्ग नोट विमुद्रीकरण की घोषणा के तुरंत बाद पेश किया गया था? यह 200 का, 400 का, 2000 का या फिर 1000? देखिए, जो हमारी जो मुद्रा थी उसका जो विमुद्रीकरण किया गया था उस समय पे किस कौन कौन से करेंसी थी, नोट थी जिनका किया गया था विमुद्रीकरण? एक 500 का और एक आपका 1000। इनका क्या हुआ था? आपका नोटबंदी जिसे हमने कहा था, इनका क्या हुआ गया था? विमुद्रीकरण। ठीक है, और इसके बाद तुरंत बाद में कौन सा नोट घोषित किया गया था? आपको याद होगा 200 का तो बहुत बाद में आया था, सबसे पहले कौन सा आया था? 2000 का नोट आया था। कौन सा आया था? 2000 का नोट आया था। अगला है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि प्रकाश तरंगे वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश तरंगे आपकी कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन कितना निर्धारित किया गया है? यानी कि मनरेगा में एक दिन की कितनी आपको जो सैलरी है, जो बेसिस है, वो कितना मिलता है एक दिन पर डे? पर डे कितने रुपए मिलते हैं मनरेगा के अंतर्गत? तो मनरेगा के अंतर्गत 2024-25 में कितना है आपका? 289। कितना है? 289। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ प्रधान घोटाला कर लेता है मनरेगा में, किसी को नहीं लगाता है और फिल करके भेज देता है और पैसा आता है। एक बात बताइए, अब देखिए जो आपका प्राइवेट लेबर यानी कि जो आपके चौराहे पे लेबर जो आपके घर पे काम करने आते हैं, अगर आपके यहाँ कोई काम चल रहा है आप लेने जाते हैं, जो चौराहे पे मिलते हैं, वो रुपए लेते हैं 450 या फिर 400 रुपए पर डे उनको वो पैदा करते हैं। अब बताइए 450 रुपए जब वो बाहर पा रहे हैं तो वो मनरेगा में नौकरी क्यों करेंगे? क्योंकि मनरेगा में तो उनको 289 रुपए मिल रहा है। तो घोटाला या फिर भ्रष्टाचार है तो वो तो आप ही बढ़ावा दे रहे हैं, आप ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। अब कौन जाएगा 289 रुपए में नौकरी करने सुबह से शाम तक? और यहाँ आपका जो शहर में करेंगे जाकर के तो वहां पे आपका क्या 450 से 400 से 450 रुपए एक दिन की क्या होती है? दिहाड़ी मिलती है, मजदूरी मिलती है। अब सरकार दे रही है 289, तो वहां पे कोई जाएगा नहीं। और फिर सरकार ये भी कहती है कि हमने आपको जितना फंड दिया है इसे खर्च करिए। तो फिर प्रधान लोग क्या करते हैं? फर्जी नाम चढ़ाते हैं, उनके नाम पे थोड़ा बहुत कहीं फड़वा वड़वा मरवा दिए, ठीक है, फावड़ा वड़ा मरवा दिए थोड़ा बहुत इधर उधर से, और गड्ढे में गड्ढा दिखा दिया कि हाँ ये लोग फोटोबाजी हो गई, और क्या है वो पैसा आ जाता है। तो यही से क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। अब सरकार को ये चाहिए कि इनकी जो पर डे का डेली बेसिस है वो एटलीस्ट इतना तो हो जितना कि मार्केट में चल रहा है। तब तो कोई जाएगा कि चलो यहाँ रहने दो यार, अपने गांव में ही आसपास काम करो। लेकिन आदमी वहां नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है यहाँ मिलेंगे 289 रुपीज, और इसमें से 10, 20, 50 रुपए पर डे का कौन खा जाएगा? प्रधान। और डेली का डेली पैसा भी नहीं मिलेगा, वो एक टाइम के बाद आता है। और हम शहर जाकर के हम लेबरी करेंगे, दिहाड़ी करेंगे, उसमें हमें 400 से 450 रुपए मिलेगा और शाम को पैसा हमारे हाथ में होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे कि 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन जो है वो आपका है 289 रुपए पर डे। क्या? 289 रुपए पर डे जो है आपका मनरेगा वेतन है। अगला है, भारत के किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है? यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कैसी है? नकारात्मक है, यानी कि वहां पे वृद्धि न होकर के क्या हो गई? कमी हो गई। तो कौन सा है? गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो कोई ना होकर के कौन है? नागालैंड। और ये प्रश्न आपका कई एग्जाम्स में लगातार आ चुका है और लगातार आ रहा है। तो नागालैंड ऐसा एक राज्य है जहां पे आपकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कहां पे है? निगेटिव में है। किसमें है? निगेटिव में। अगर पित्त रस किस में बनता है? यकृत में, वृक्क में, लाल ग्रंथि में या फिर फेफड़े में? आपको पता होगा कि जो पित्त रस है वो आपका कहां पे बनता है? यकृत में बनता है। और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा कि पित्त रस जो है आपका यकृत में बनता है। अगला, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस 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 देश में है? जाम्बिया, केन्या और इथियोपिया, तंजानिया, युगांडा और केन्या, अमेरिका और कनाडा या फिर तंजानिया, नाइजीरिया और मिस्र?
जो विक्टोरिया झील है वो आपका है तंजानिया, युगांडा और केन्या, इस तरह से है मान लीजिए। अब इधर केन्या है, इधर आपका मान लीजिए युगांडा है, इधर आपका पता चला क्या है तंजानिया है। तो इस तरह से क्या है आपके तीनों के क्या है बाउंड्री पे है, तो इसलिए इन तीनों ही देशों को आपका इंक्लूड किया जाए। तंजानिया, युगांडा और केन्या में क्या है आपकी विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है मार्च 1930 में गांधी जी ने के प्रसिद्ध डांडी मार्च ने किस आंदोलन की शुरुआत की। देखिए अगर गांधी जी का जो डांडी मार्च है आपको पता होगा ये साबरमती आश्रम से शुरू होता है और ये शुरू होता है 12 मार्च 1930। क्या 12 मार्च 1930 से लेकर के आपका 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। और यहां से आपका कौन से आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, वो हो जाती है आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। कब से? 6 अप्रैल 1930 से आप क्या होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हो जाती है शुरुआत हो जाती है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 16 अगस्त को मनाया जाता है। और ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को पहली बार मनाया गया था। 1946 को पहली बार मनाया गया था। कौन सा? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाते हैं? 16 अगस्त को मनाते हैं। अब आता है जो भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 8 अगस्त। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। कब? 1942 में जो है आपका ये शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आपको याद रखना है। अगला है महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के मध्य पूना संधि यानी कि जिसे पूना पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो आप सबको पता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा कि जो पूना, या तो आपसे पूछेगा कि पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ, तो आपका बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। अगला है 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने किस किले का निर्माण कराया था? पन्हाला, रायगढ़, गोलकुंडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको ने पढ़ा होगा कि जो गोलकुंडा का किला है इसे काकतीय वंश के शासकों ने क्या किया था? निर्माण कराया था। किसका? काकतीय वंश ने गोलकुंडे किले का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है त्रैमासिक पत्रिका साइबर प्रवाह। क्या? त्रैमासिक पत्रिका साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय या फिर युवा मामलों के मंत्रालय? किस मंत्रालय की आपकी पहल है? क्या साइबर प्रवाह। और एक आपकी कैसी पत्रिका है? ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका है। तो ये शुरू की गई है आपकी गृह मंत्रालय के द्वारा। कौन सी? आपकी साइबर प्रवाह पत्रिका जो है आपकी गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। और यह एक कैसी है? ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका। और आज की क्लास का हमारा जो लास्ट प्रश्न होगा है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप सब लोग इसका जवाब जो है क्या करेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। जो भी साथी हमारे नए जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो सब साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कोई भी वीडियो के, किसी भी क्लास के। तो अगला है और लास्ट प्रश्न है आज का, टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? लुई पास्चर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच या फिर एडवर्ड जेनर? तो आप सबको ये प्रश्न का जवाब आना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। क्या? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? आपकी वैक्सीन की खोज की थी। तो आज का हमारे जो 30 प्रश्न है वो यहीं पे समाप्त होते हैं और ये हमारी 40 मिनट की लगभग क्लास हो गई है। तो आप जो है इसको रिवाइज करेंगे और आप जरूर रिवाइज करेंगे, जिससे कि क्या है आपको एग्जाम में आपको मदद मिल सकेगी। धन्यवाद। राधे राधे। मिलेंगे कल नई वीडियो में।